एक पल का गुस्सा या एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। चंद मिनट की गलती का खामियाजा आपको पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। आज की कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस अफसोस की है जो आपका पीछा नहीं छोड़ता। यह कहानी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से शुरू होती है। शिवरत्नगंज थाने के अंतर्गत अहोरवा भवानी नाम का एक इलाका है और यहीं चौक के पास अवस्थी निवास नाम की एक प्रॉपर्टी है। यह काफी चहल पहल और काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है। अवस्थी निवास के आगे वाले हिस्से में दुकानें हैं और पीछे एक घर है जिसको मालिक चलाता है। यह घटना अक्टूबर 2024 के शुरुआती दिनों की है। अब दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू होने वाला था। यह महापर्व 9 दिनों तक देवी दुर्गा को समर्पित होता है। इस अवस्थी निवास के एक तरफ मां महोरबा भवानी मंदिर है, जहां यह महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अवस्थी निवास के दूसरी तरफ एक चौक है, जहां मां दुर्गा का पंडाल लगाया जाता है। यह महापर्व 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला था और यह घटना भी 3 अक्टूबर 2024 की है। शाम का समय था, चारों तरफ भीड़ थी, बाजार लगा हुआ था। दोनों मंदिरों और पंडालों में भजन कीर्तन पूजा और पाठ चल रहा था। लोग आ जा रहे थे, पूरे इलाके में चहल पहल थी। इस अवस्थी निवास में एक मेडिकल स्टोर था, जिसे राम मनोहर यादव नाम का व्यक्ति चलाता था। उसने शाम करीब 7 बजे कुछ आवाजें सुनी। पहले तो उसने सोचा कि त्योहार के कारण पटाखे जल रहे होंगे, लेकिन यह आवाज पटाखों से ज्यादा तेज थी। राम मनोहर को लगा कि यह गोलियों की आवाज नहीं है। पहली बार जब यह आवाज आई तो राम मनोहर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरी बार जब फिर से आवाज आई तो इस बार लगातार 5 बार आवाज आई। इससे राम मनोहर यादव को शक हुआ कि यह गोलियों की आवाज है। आसपास काफी चहल पहल थी, इसलिए लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन राम मनोहर को यह अजीब लगता है। यह आवाज भी उसकी दुकान के पीछे से आ रही थी, जहां एक घर था। दूसरी बार आवाज सुनने के बाद उसे समझ आ गया कि यह गोलियों की आवाज है। गुंडे घर में नहीं घुसे थे। उसकी दुकान के बगल में एक गली थी, जहां लोहे का गेट लगा हुआ था। लेकिन अंदर कौन गया, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंदर और बाहर आने जाने का यही एक दरवाजा था। गोलियों की आवाज सुनते ही राम मनोहर यादव तुरंत मां दुर्गा पंडाल की तरफ भागा। यह पंडाल लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। यहां जाने का कारण यह था कि यहां कई पुलिस अधिकारी तैनात थे। राम मनोहर ने सोचा कि अकेले अंदर जाने के बजाय उसे पुलिस को साथ ले जाना चाहिए। यह सब कुछ ही मिनटों में हो रहा था। वह तुरंत पंडाल की तरफ भागा और पुलिस को बताया कि उसकी दुकान के पीछे एक घर है। वहां से उसे कई गोलियों की आवाज सुनाई दी। चलो जाकर देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस के आसपास और भी लोग होंगे। उसने भी यह बातें सुनी। अब राम मनोहर और पुलिस के साथ कई और लोग अवस्थी निवास की तरफ भागे। घर के अंदर जाने वाली गली का दरवाजा बस भीड़ भाड़ वाला था। उसे खोलकर सभी अंदर चले गए। उस जगह पर ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन बल्ब जल रहे थे, बिजली थी। यह बस एक छोटा सा घर था। 2 कमरों का घर और सामने एक बड़ा सा आंगन था। यहाँ आते ही और सामने का नजारा देखते ही पुलिस अधिकारी और लोग अपने होश खो बैठते हैं। आंगन में एक सीढ़ी थी, यहाँ एक पानी की टंकी और एक हैंड पंप था। उसके बगल में एक आदमी की खून से सनी लहूलुहान लाश थी। उसके बगल में एक महिला की लाश भी थी। वहीं चंद कदम की दूरी पर 2 बच्चों की लाशें भी मिली। यानी इस घर के आंगन में 4 लाशें पड़ी थी। सभी पर गोलियों के निशान थे। मौके पर गोलियां भी पड़ी मिली हैं। उनमें जो महिला थी, लोगों ने देखा कि उसकी हल्की सांसें चल रही थीं। अब पुलिस ने बिना देर किए चारों लोगों को सीएचसी अस्पताल भिजवाया। राम मनोहर ने जब गोलियों की आवाज सुनी और पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन वहां अस्पताल में डॉक्टरों ने चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया। अब उनका पोस्टमार्टम होना था। इधर आसपास के दुकानदार और इस मकान के मकान मालिक मृतक परिवार की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे। इन लाशों में मौजूद शख्स का नाम सुनील कुमार था। वह सरकारी शिक्षक थे। उनकी पोस्टिंग रायबरेली जिले के सिंह ब्लॉक के पुनौरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में था। वह सहायक अध्यापक के पद पर काम करते थे। उनकी पत्नी का नाम पूनम भारतीय था और 2 बेटियां 5 साल और 1.5 साल की थी और इन चारों लोगों की हत्या कर दी गई। यह घटना इसी दिन से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। समाचार मीडिया के लोग तुरंत यहां पहुंच गए। पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जब सुनील और पूनम के परिजनों ने इस घटना के बारे में सुना, तो वे स्तब्ध रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। सुनील का घर रायबरेली जिले के सुदामापुर गांव में था और पूनम का घर इस जिले के भदोखर थाना क्षेत्र में था। दोनों की शादी 2019 के आसपास हुई थी। सर्विलांस टीम, डॉग स्क्वाड, सभी को बुलाया गया। अब यहां क्राइम सीन से सबूत जुटाने का काम शुरू हो गया है।
इस केस की जांच के लिए एसटीएफ की टीम भी लखनऊ से रवाना हो गई है। इस केस की जांच के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई और एसओजी की टीम भी आ गई है। सोशल मीडिया पर यह खबर काफी तेजी से फैल रही थी और यह मामला राजनीतिक रूप भी ले रहा था। सत्ता की गलियों में चर्चा होने लगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई लोग ट्वीट करने लगे, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में गुंडे कैसे घुसकर 4 लोगों की हत्या कर सकते हैं? वे गोलियों से धोखा नहीं कर सकते, जबकि पुलिस मात्र 100 मीटर की दूरी पर तैनात थी। फिर भी उन गुंडों को पुलिस का डर क्यों नहीं था? अब जांच टीम को मौके से 9 गोलियां मिली। एक जिंदा गोली भी बरामद हुई। इसके अलावा एक पिस्टल की खाली मैगजीन भी मिली। सामने बाजार था। गुंडे लोगों के बीच से यहां आए होंगे। घटना के बाद जब लोगों को पता चला कि गोली चली है, तो वे गुंडे यहां से कैसे भाग गए होंगे? किसी ने उन्हें सामने से निकलते भी नहीं देखा था, क्योंकि पुलिस पहले से ही यहां खड़ी थी। लोगों की भीड़ थी, आने का यही रास्ता हो सकता है। लेकिन हमें नहीं पता कि किस रास्ते से जाना है। सामने एक दीवार थी, वहां एक ढांचा था। शायद यह शौचालय था। इसकी एक और छत थी। वैसे इस इलाके में कई घर आपस में सटे हुए हैं, कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वे गुंडे इस शौचालय से होते हुए छत पर चढ़े होंगे और फिर वे दूसरी छतों पर कूदकर भाग गए। इस मामले की जांच के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गईं। करीब 4 से 5 टीमों को अलग अलग काम सौंपा गया। एक टीम इस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करती है, ताकि गुंडों की पहचान की जा सके। यह भी पता नहीं चल पाया है कि यह घटना एक व्यक्ति ने की या कई लोग थे। पुलिस को जब खोखे और मैगजीन मिले, तो लगा कि एक ही पिस्तौल से गोलियां चलाई गई होंगी। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति ने सबको मारा होगा। लेकिन उसके साथ और कितने लोग आए थे? आसपास के लोगों के मुताबिक सुनील एक सीधा साधा आदमी था। अभी 3 महीने पहले ही वह यहाँ आया था और अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रह रहा था। वह एक साधारण सरकारी शिक्षक था। अब उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? घटना स्थल के लूटे गए हिस्से की भी जांच की गई। यहाँ कई चीजें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन कोई कीमती सामान गायब नहीं मिला। जिस समय यह घटना हुई, उस समय पूनम ने कुछ गहने पहने हुए थे, मंगलसूत्र और कान की बालियां आदि। जब उसे अस्पताल भेजा गया, तब भी उसने गहने पहने हुए थे। कुछ भी गायब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि लूटपाट नहीं हुई है। इसके अलावा घर में जबरन घुसने का कोई सबूत नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो बाहर दुकानें थीं। उन दुकानदारों को पता चल जाता। घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। बाहर किसी दुकानदार को लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं सुनाई दी। सिर्फ गोलियों की आवाज आ रही थी। पुलिस को भी लगने लगा था कि इन हत्याओं के पीछे कोई जरूर है, जिससे सुनील की दुश्मनी रही होगी। जरूर पूनम का किसी से झगड़ा हुआ होगा। अगर ऐसा था, तो 2 बच्चों की हत्या क्यों की गई? किससे झगड़ा हुआ होगा? पूछताछ के लिए पुलिस की टीम सुनील और पूनम के घर भेजी गई। पुलिस ने जब सुनील के पिता से बात की, तो उनके पिता उनके सवालों से समझ गए कि उनके बेटे के साथ जरूर कुछ हुआ होगा। उनके सोचने के पीछे एक हैरान करने वाली वजह थी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सुनील की पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके एक बड़े भाई थे, जो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते थे। उनके पिता राम गोपाल ने मजदूरी करके अपने दोनों बेटों को पढ़ाया था। उनके बड़े भाई भी मजदूरी करते थे। 2018 के आसपास यूपी पुलिस में सिपाही की वैकेंसी निकली थी, जिसमें सुनील ने आवेदन किया था। उसकी मेहनत का नतीजा रहा कि उसका चयन हो गया। अब वह पुलिस में सिपाही बन गया। पुलिस की नौकरी बहुत मेहनत वाली होती है। शारीरिक और मानसिक रूप से, खासकर सिपाही के पद पर ड्यूटी करने वालों के लिए शारीरिक रूप से ज्यादा मुश्किल होती है। कहीं कुछ हो जाए, मारपीट हो जाए, तो सबसे पहले सिपाही को भेजा जाता है। ये काम भी उन्हीं लोगों के लिए होता है जो इनसे निपट सके। सीधे साधे लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इधर सुनील भी सीधा साधा इंसान था। कुछ महीने नौकरी करने के बाद उसे समझ में आ गया कि पुलिस की नौकरी उसके लिए नहीं बनी है। सिपाही की नौकरी मिलने के बाद उसकी शादी भदोखर निवासी पूनम से हो गई। 2019 के आसपास सुनील का पुलिस की नौकरी में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। बाद में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के लिए वैकेंसी निकली। सुनील ने यहां आवेदन किया। यहां उनका चयन भी हो गया। अब उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और दिसंबर 2020 में बेसिक शिक्षा विभाग में ज्वाइन कर लिया। बाद में 12 मार्च 2021 को उन्होंने प्राथमिक विद्यालय पीएम श्री विद्यालय में ज्वाइन कर लिया। यहां तैनाती मिलते ही उन्होंने इंदिरा नगर के मटिया गांव में मकान किराए पर ले लिया। स्कूल यहां से थोड़ी दूर था, लेकिन सुनील के पास अपनी बाइक थी, जिससे वह आते जाते थे। शुरुआत में वह यहां अकेले रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को भी यहां बुला लिया। उस समय उनकी छोटी बेटी नहीं थी।
सुनील के पिता के मुताबिक कुछ महीने पहले उनके बेटे और बहू को गुंडों ने घेर लिया था, जिन्हें गांव वालों ने खदेड़ दिया था। पूनम के भाई व अन्य परिजनों से पता चला कि सुनील व पूनम ने रायबरेली की नगर कोतवाली में एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज वो जाति सूचक गाली देने का मुकदमा दर्ज कराया है। पूनम के भाई ने बताया कि 18 अगस्त 2024 को उसकी बहन पूनम व जीजा सुनील अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जा रहे थे। तभी रास्ते में चंदन वर्मा नाम का व्यक्ति आ गया। चंदन उसी गांव में रहता था जहां उसकी बहन व जीजा किराए पर रहते थे। वह वहां पड़ोसी था। चंदन भी वहीं रहता था। अस्पताल जाते समय उसने बहन से छेड़खानी करने की कोशिश की। सुनील ने इसका विरोध किया तो उसने उनसे मारपीट की। चंदन ने बहन से छेड़खानी की और जाति सूचक गाली गलौज की। जब गांव के लोग वहां एकत्र हुए तो चंदन भाग गया। इस घटना से उसकी बहन काफी दुखी हुई। उसने उसी समय अपने भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी। उसका भाई भी तुरंत वहां पहुंच गया। उसी दिन सुनील और पूनम ने मिलकर रायबरेली की कोतवाली में चंदन वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने यह भी कहा कि वह आदमी उन्हें पहले भी धमकी दे चुका है। अगर भविष्य में इस परिवार को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। उसके भाई के मुताबिक उसकी बहन और बहनोई पहले भी चंदन वर्मा के खिलाफ 2 बार पुलिस को चिट्ठी लिख चुके थे। पहली बार गदागंज थाने में, लेकिन वहां की पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी बार भदोखर थाने में, लेकिन वहां की पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 18 अगस्त को छेड़खानी और मारपीट की घटना होती है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। शुरुआत में तो पुलिस ने लेने से मना कर दिया, लेकिन जब सुनील थोड़ा नाराज हुआ और बोला कि मैं भी पुलिस में रहा हूं, तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद अगले दिन चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वह पाया जमानत पर बाहर आ गया। अमेठी पुलिस को जब पता चला कि मृतका ने रायबरेली के थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, तो वहां की पुलिस से संपर्क कर एफआईआर की पूरी जानकारी ली गई। तब पता चला कि वहां की पुलिस ने मामले को लेकर 23 सितंबर को रायबरेली के सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब इस एफआईआर की वजह से पुलिस के सामने एक नाम आता है, चंदन वर्मा। क्या वह इन सभी हत्याओं के बेतियाए जिम्मेदार है? लेकिन इस शख्स ने उस परिवार को क्यों मारा? अब अमेठी पुलिस चंदन वर्मा के घर पहुंची। आखिर कौन है यह शख्स? तब पता चला कि वह टेक्नीशियन था। वह अलग अलग अस्पतालों में काम करता था। वह मूल रूप से रायबरेली के तेलिया कोट का रहने वाला था। उसके भाई, माता पिता सभी लोग यहीं रहते थे, लेकिन वह काम के सिलसिले में मटिहानी और पूना में रहते थे। जब पुलिस उसके घर गई तो चंदन के भाई ने कहा कि वह यहाँ नहीं है। वह कल से घर नहीं आया है। आपको पता होना चाहिए कि यह सारी बातें 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच चल रही थीं। इसमें चंदन संदिग्ध के तौर पर आया था। उसके भाई ने कहा कि चंदन घर पर नहीं है। पुलिस ने जब अमेठी की घटना का जिक्र किया, तो उसके भाई ने भी कहा कि इसमें चंदन का हाथ हो सकता है, क्योंकि वह उस परिवार के पीछे था। पूनम की मां ने कहा कि चंदन ने पूनम के पिता और भाई को भी धमकी दी थी कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। पूनम के भाई के मुताबिक चंदन वर्मा पूनम को पसंद करता था, इसलिए वह उसके पीछे पड़ा था। अब सुनील का परिवार, पूनम का परिवार और चंदन का परिवार, तीनों को चंदन पर शक था। पुलिस ने 12 सितंबर को यह मैसेज देखा। इसमें लिखा था कि 5 लोग मरने वाले हैं, जल्दी ही दिखाऊंगा। इस बायोडाटा के मुताबिक 4 लोग मारे गए। अब पांचवा कौन था? पूनम के भाई के मुताबिक वह पांचवा इसलिए था क्योंकि वह अपनी बहन से अक्सर बात करता था, जिससे उसे चंदन के बारे में सब पता चल जाता था। उसे सब पता था, चंदन फरार था, इसलिए पूनम का भाई भी खतरे में था। पुलिस ने चंदन वर्मा के अन्य सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किए। पोस्टमार्टम में पता चला कि सुनील को 3 गोलियां मारी गई थी और उनमें से एक उसके शरीर में पाई गई और बाकी 2 गायब थी। पूनम को 2 गोलियां मारी गई थी जो उसके शरीर में पाई गई। बाकी 2 लड़कियों को एक एक करके गोली मारी गई थी। पुलिस को 9 गोलियां और एक जिंदा गोली मिली। पता चला कि परिवार को 7 गोलियां मारी गई थी और बाकी 2 गायब थे। पुलिस ने जब चंदन वर्मा की सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल चेक की, तो पता चला कि चंदन ने एक ऐसे शख्स से बात की थी जिसकी लोकेशन भी सुनील के घर के आसपास ही थी। यह दीपक कौन था? दीपक सोनी मोबाइल की दुकान चलाता था, जो चंदन से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर था। चंदन वर्मा अपनी बुलेट बाइक से इस दुकान पर आया था। उसने अपनी बाइक दुकान के पास खड़ी की और कहा कि वह मंदिर जा रहा है, लेकिन वह वहां नहीं गया और कहीं और चला गया। कुछ देर बाद वह जल्दी जल्दी वापस आया और अपनी बाइक लेकर चला गया। उस समय दीपक मंदिर में आरती के लिए गया हुआ था। दीपक के पिता दुकान पर थे और उन्होंने यह सब देखा। उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। चंदन ने दीपक को फोन करके कुछ देर बात की। उसने फोन करके बताया कि वह अहोरवा भवानी आया हुआ है और दीपक उससे मिलने गया है।
इसके बाद चंदन अहोरवा भवानी आकर वहीं खड़ा हो जाता है। चंदन वर्मा दीपक का दूर का रिश्तेदार भी था। हालांकि वह कभी यहां नहीं आया, लेकिन जब 3 अक्टूबर की शाम आई तो दीपक और उसके परिवार वाले हैरान रह गए। फिर वह आनन फानन में चला गया। अब पुलिस का शक चंदन वर्मा पर पूरी तरह गहरा गया था। पूरे प्रदेश में उसे ढूंढने की कवायद शुरू हो गई। एसटीएफ भी लग गई। हर टोल प्लाजा पर नजर रखी जा रही थी। सभी बॉर्डर पर पुलिस तैनात थी ताकि वह प्रदेश से भाग ना सके। 4 अक्टूबर को नोएडा एसटीएफ ने जवाहर टोल प्लाजा के पास से चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वह दिल्ली भागने की फिराक में था। पूछताछ में उसने पूरी कहानी बयां कर दी। करीब 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात पूनम से हुई थी। उस समय पूनम और उसका पति सुनील मठिया में रह रहे थे। इससे पहले पड़ोसी होने के कारण दोनों में सामान्य जान पहचान थी। धीरे धीरे बातचीत और जान पहचान बढ़ती गई। पड़ोसियों के बीच विश्वास इतना बढ़ गया कि जब सुनील ने जमीन खरीदी तो उसने पूनम को अपना नॉमिनी बना दिया। जमीन की रजिस्ट्री में चंदन ने गवाही भी दी थी। सुनील उस समय स्कूल में था और पूनम अपनी बेटी के साथ घर पर रहती थी। इसी दौरान चंदन उसके घर आने जाने लगा। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों में प्यार हो गया। इसी दौरान पूनम की दूसरी बेटी समीक्षा का भी जन्म हुआ। घटना के समय वह 1.5 साल की थी। चंदन के मुताबिक वह पूनम के साथ रिलेशनशिप में था। ऐसा लग रहा था कि बेटी के पैदा होने पर उसकी नजदीकियां भी बढ़ गईं। पूनम का भाई इस रिश्ते से इनकार कर रहा था। उसका कहना था कि चंदन उसके पीछे पड़ा था, लेकिन चंदन और पूनम के सोशल मीडिया अकाउंट पर चैट उनके रिश्ते की गवाही दे रहे थे। चंदन चाहता था कि पूनम अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहे। जब सुनील को इस संबंध के बारे में पता चला तो उसने इसका विरोध किया। उसने अपनी पत्नी को समझाया। पत्नी समझ गई और उसने पूनम को रोक लिया। लेकिन चंदन को यह पसंद नहीं था। वह पूनम से दूर नहीं रह सकता था। इसके बाद वह उसे धमकाने लगा। पुलिस को सुनील के किराए के मकान में एक डायरी मिली। इसमें चंदन द्वारा पूनम के लिए लिखा गया 3 पन्नों का प्रेम पत्र था। इसमें उसने अपने प्यार का जिक्र किया था। उसने पूनम को मनाने की कोशिशों और अपने दर्द के बारे में लिखा था। उसने यह भी लिखा था कि उसका परिवार उसे पूनम से अलग करने की कोशिश कर रहा है। 18 अगस्त को चंदन ने पूनम और सुनील को छेड़ा था। इसके बाद उसने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। पूनम के मना करने के बावजूद चंदन उसे अश्लील फोटो भेजता था और उसके बारे में गलत बातें कहने की कोशिश करता था। पूनम ने जब चंदन को ब्लॉक कर दिया और उसका नंबर डिलीट कर दिया तो चंदन ने जबरन उसका फोन ले लिया और अपना नंबर सेव कर लिया और उस पर उसके बारे में गलत बातें करने का दबाव बनाने लगा। यह बात पूनम के भाई ने बताई। पूनम ने चंदन को थप्पड़ भी मारा था। रक्षाबंधन के दिन भी वह यह बात नहीं समझ पा रहा था। उसके मन में जो भी आ रहा था वह पूनम को पाने के लिए सब कुछ कर रहा था। एफआईआर दर्ज कराने के बाद चंदन परेशान रहने लगा था। उसने लोगों से सुलह करने की गुहार लगानी शुरू कर दी, लेकिन कोई भी इस मामले में पड़ना नहीं चाहता था। बाद में पूनम और चंदन ने मखदूमपुर थाने में सुलह कर ली। पुलिस ने सुलह करा दी। जब ऐसा हुआ तो पुलिस ने आवाज उठाई कि अगर सुलह कराने की बजाय कार्रवाई की होती तो आज यह परिवार जिंदा होता, चंदन जेल में होता। एफआईआर के बाद चंदन पूनम और उसके परिवार से नफरत करने लगा। उसे गुस्सा आने लगा। उसे अहंकार हो गया कि वह एफआईआर को कैसे खारिज कर सकता है। अब उसे बदला लेना था। एफआईआर के बाद सुनील अपने परिवार को लेकर अमेठी के अहुरवा भवानी चले गए और अवस्थी निवास में किराए पर रहने लगे। चंदन को इस जगह के बारे में पता नहीं था। चंदन के बयान के मुताबिक 18 अगस्त को पूनम से दूर रहने के लिए एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसने जान देने की कोशिश की। एक बार वह इंदिरा नगर में छत से कूद गया, जहां लोगों ने उसे बचा लिया। दूसरी बार उसने जहर खाया, लेकिन वह बच गया। 3 अक्टूबर को वह घर आया और परिवार को मार डाला। उसके बाद उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी गोली मिस हो गई। दूसरी बार भी वह भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर उसे जिंदा कारतूस के रूप में गोली मिल गई। एक और गोली मिस हो गई, जो परिवार की हत्या के दौरान चली। चंदन ने बदला लेने का फैसला कर लिया था। 12 सितंबर को उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बायो चेंज किया और लिखा, सुनील के परिवार से 4 लोग थे, जिसमें सुनील, उसकी पत्नी और 2 बच्चे शामिल थे। पांचवा खुद चंदन था। 20 दिसंबर को उसने एक पिस्तौल और 10 गोलियां खरीदी। चंदन को नए किराए के घर के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन उसे पता था कि सुनील कहाँ पढ़ाता था। 20 सितंबर के बाद उसने सुनील का उसके स्कूल से पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते उसे अहोरवा भवानी के घर के बारे में पता चला। अब चंदन कई दिनों तक यहां रहा। फिर 3 अक्टूबर को उसने हत्या का दिन चुना, क्योंकि उस दिन इलाके में मेला लगा हुआ था। शोर था,
और गोलियों की आवाज से अफरा तफरी मच जाती। वह आसानी से भाग जाता। वह अपनी बुलेट बाइक से यहाँ आया था। मंदिर जाने के बहाने उसने दीपक की दुकान पर बाइक खड़ी कर दी। इसके बाद वह सुनील के घर गया। पूनम ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। यहाँ आते ही चंदन ने मारपीट शुरू कर दी। फिर उसने पिस्तौल निकाली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। पूनम के सामने ही उसने उसके पति और 2 बच्चों की हत्या कर दी। आखिरकार उसने पूनम को भी मार डाला। यही वजह रही कि जब लोग यहाँ पहुंचे तो पूनम की सांसें चल रही थीं। सुनील की हत्या करने के बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन गोली मिस हो गई। इसके बाद वह सीढ़ियों के रास्ते छत पर गया और दूसरे घर से कूदकर दीपक की दुकान पर गया। फिर बाइक लेकर भाग निकला। रास्ते में सुनसान इलाके में बंदूक और बाइक छोड़कर भाग गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से प्रयागराज गया, फिर दिल्ली जा रहा था। बाद में नोएडा के जौहर टोल प्लाजा के पास उसे पकड़ लिया। 4 अक्टूबर की शाम तक उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 5 अक्टूबर की भोर में मोहनगंज शिवरतनगंज पुलिस उसकी बाइक और पिस्टल लेने गई। चंदन को भी साथ ले गए। बाइक और पिस्टल चेक करने के दौरान चंदन ने एक दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और चंदन के दाहिने पैर में गोली मारी। मामला काबू में आने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। 7 अक्टूबर को लालगंज पुलिस मुंगेर से 5 पिस्टल बरामद की। अन्नो डीजे नाम का अपराधी एक गिरोह को रिश्वत देता था। वह इन्हें 2000 से 5000 में खरीदता था और 3000 से 8000 में बेचता था। वह फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर जैसे जिलों में रिश्वत देता था। इस तरह पुलिस ने चंदन की तलाश में एक गिरोह को पकड़ा। 27 दिनों के अंदर पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी। इसकी सुनवाई अमेठी के सेशन कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम ने 6 अक्टूबर को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, एक सरकारी आवास और खेती-बाड़ी का इंतजाम करने का भरोसा दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।